हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो है एडमंड स्पेंसर से रिगार्डिंग। एडमंड स्पेंसर जो रेनेसां पोएट है शेक्सपियर से पहले, और एडमंड स्पेंसर को हम पोएट ऑफ पोएट्स कहते हैं, और इसे ये भी कहा जाता है द प्रिंस ऑफ पोएट्स, कवियों का राजकुमार भी कहा जाता है। एंड इसे और क्या कहा जाता है? द आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश रेनेसां पोएट्री। रेनेसां पोइट्री का आर्किटेक्ट भी इसे कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ईच एंड एवरी स्लाइड हैज सम क्वेश्चन। बाद में जो सारे हमारे बहुत सारे वर्क्स हो जाएंगे, बहुत सारे पोइट्री, बहुत सारे इवन प्रोज के, पहले पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं अपन, तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चंस का पूरा एक नॉन स्टॉप एक मैराथन होगा। इसीलिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है, हर स्लाइड में एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो ध्यान से देखिए, एंड जो बात मैं बताऊं उसको आप चाहे तो नोट आउट कर सकते हैं, और जो भी माइंड में क्वेश्चन आए वो लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं। सो एडमंड स्पेंसर, लेट अस स्टार्ट। एडमंड स्पेंसर was born in 1552 AD and died in 1599 AD. So Edmund Spencer occupies a unique and exalted position. एडमंड स्पेंसर का जो प्लेस है इंग्लिश लिटरेचर में वो यूनिक तो है ही, साथ में एक्सल्टेड पोजीशन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक फर्स्ट एक फर्स्ट पोजीशन है, एक श्रेष्ठ पोजीशन है, एक एक्सीलेंट पोजीशन है। एंड ही इज ऑफन कॉल्ड द पोएट्स पोएट, और इसे कवियों का कवि भी कहा जाता है। बिकॉज जनरेशन ऑफ पोएट्स एडमायर्ड हिज आर्टिस्ट्री, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों ने उसकी बहुत ही एडमायर की, तारीफ करी उसकी। एक तो कलात्मक आर्टिस्ट्री, इमेजिनेशन की कल्पना, और म्यूजिकल जो लैंग्वेज ही हैज यूज्ड उसकी, एंड इवन मास्टरी ऑफ पोएटिक फॉर्म का एक मास्टर भी है। इसलिए ही इज नॉन, ही इज एंटाइटल्ड एज द पोएट्स पोएट, ये नाम इसे दिया गया, एक टाइटल दिया गया। और एडमंड स्पेंसर ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का एक ग्रेटेस्ट पोएट है, राइटर है, एंड द क्रिएटर ऑफ फेयरी क्वीन। इसका सबसे बेस्ट वर्क अगर मुझे भी अगर अच्छा लगा तो दैट इज फेयरी क्वीन। का बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो रिगार्डिंग फेयरी क्वीन ही बनेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड इन्फ्लुएंशियल एपिक पोएम है ये काफी प्रभावशाली और जो महाकाव्यात्मक जो कविताएं हैं उनमें से एक है। इवन रिटन इन इंग्लिश, और जो कि इंग्लिश के अंदर लिखी गई है, जितने भी इंग्लिश में लिखे गए हैं एपिक पोम्स, उनमें से सबसे बेस्ट अगर है तो वो है फेयरी क्वीन। हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री इज सो इमेंस। इसका जो योगदान है इंग्लिश पोएट्री में वो इतना अधिक है, इतना विशाल है कि दैट नो स्टडी ऑफ रेनेसां लिटरेचर कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट हिम। मतलब इसके बिना रेनेसां का कोई सा भी पोइट हो, उसकी कहानी अधूरी है इसके बिना। क्योंकि इसने जो फेयरी क्वीन के अंदर जो मतलब स्टोरी जो लिखी है, जिसमें जो आज हम फिल्मों में देखते हैं, जितने भी मतलब जो भी थीम है, जो भी इवन उसमें फाइट है, उसमें रोमांस है, उसमें लस्ट है, उसमें मैजिक है, उसमें इवन कुछ बहुत ज्यादा अफेक्शन अफेक्शन है, वो सारे कंटेंट देखने को। सो इसीलिए इसे कहा जाता है रेनेसां लिटरेचर का कैन बी कंसिडर विदाउट हिम। मतलब इसके बिना तो रेनेसां का जो लिटरेचर है वो भी इनकम्प्लीट माना जाता है।
बर्थ एंड अर्ली लाइफ के बारे में देखें तो एडमंड स्पेंसर वाज बोर्न अराउंड 1552 और 1553 इन लंदन. इट मींस द डेट ऑफ बर्थ इज नॉट कंफर्म एंड इंग्लैंड में हुआ, लंदन में, प्रोबेबली ईस्ट स्मिथफील्ड के अंदर. Although details about his family are limited, हालांकि इसकी जो डिटेल्स है इसके फैमिली के बारे में वो थोड़ा सा लिमिटेड है. स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट, जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं, क्या मानते हैं, दैट ही बिलोंग टू अ मॉडेस्ट फैमिली रेदर देन द एरिस्टोक्रेसी. कुलीन अच्छे रिच फैमिली के बजाय वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था. एंड हिज राइज टू लिटरेरी ग्रेटनेस, और साहित्य में उसकी जो महानता बढ़ी, तो देयरफॉर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंग्लिश रेनेसांस. तो कहा जाए तो उसकी महानता इतनी बड़ी कि ये रिप्रेजेंट करता है उस रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी का जो इंग्लिश रेनेसांस में लिखी गई. इंग्लैंड ड्यूरिंग स्पेंसर्स चाइल्डहुड. स्पेंसर के चाइल्डहुड में इंग्लैंड कैसा था? इंग्लैंड ड्यूरिंग स्पेंसर्स चाइल्डहुड वाज एक्सपीरियंसिंग, उस समय वो अनुभव ले रहा था, प्रोफाउंड पॉलिटिकल, काफी गहन राजनीतिक, रिलीजियस और कल्चरल चेंजेस का. द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक आंदोलन था, हैड ट्रांसफॉर्म्ड द नेशन, उसने पूरे नेशन को पूरी तरह से बदल दिया. एंड द ट्यूडर मोनार्की वाज कंसोलिडेटिंग पावर, और जो ट्यूडर मोनार्की थी वो काफी पावर में आ गई थी. दीज हिस्टोरिकल फोर्सेस, ये जो हिस्टोरिकल फोर्सेस है, एक तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट और साथ में ट्यूडर की मोनार्की, उसका सम्राट बनना, तो ये वो हिस्टोरिकल फोर्सेस है जो लेटर बिकेम सेंट्रल थीम्स इन स्पेंसर्स पोइट्री. वो स्पेंसर की पोइट्री की सेंट्रल थीम बनी. एजुकेशन, वी टेक एजुकेशन. स्पेंसर रिसीव्ड एन एक्सीलेंट एजुकेशन. स्पेंसर ने शानदार एजुकेशन पाया. ही अटेंडेड द प्रेस्टिजियस मर्चेंट ट्वेलर्स स्कूल. इस स्कूल में ही स्टडीड एंड वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था ऑफ इंग्लैंड का, जहां इसने स्टडी की. लेटर ही एंटर्ड पेम्ब्रोक कॉलेज, कैम्ब्रिज में, इस कॉलेज में एंट्री ली, एंड वेयर ही अर्न बोथ हिज बैचलर्स एंड मास्टर डिग्रीज, जहां पर उसने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट. एट कैम्ब्रिज में ही स्टडीड द सब्जेक्ट्स लैटिन, ग्रीक, क्लासिकल लिटरेचर, फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड थियोलॉजी. रिलीजन के बारे में स्टडी ये उसने पढ़ा. एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल राइटर्स जो इसके ऊपर रहा, जिनका असर के वर्क्स में देखने को मिलता है, तो सच एज वर्जिल, ओविड, होमर, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, तो कैन बी सीन थ्रू आउट हिज वर्क्स. इनसे इंस्पायर होकर के अपने पूरे वर्क्स में इसके ये इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. इस डीप लर्निंग एनेबल्ड हिम, उसका जो गहरा अध्ययन है, सीखना है, वो उसे इतना एनेबल बना देता है, इतना एबल बना देता है कि टू कंबाइन क्लासिकल ट्रेडिशंस विथ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी कल्चर, कि उसने क्लासिकल जो पहले एज थी, होमर के टाइम पर, एरिस्टोटल के टाइम पर, प्लेटो के टाइम पर, उसका और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका एक मिक्सर था, एक मिश्रण था, एक कहें ट्रेडिशनली एक कल्चर का एक कॉम्बिनेशन था. द एलिजाबेथन एज, क्योंकि एलिजाबेथन एज था उस समय, तो उस समय एलिजाबेथन एज और स्पेंसर दोनों के बारे में बताता हूं. स्पेंसर लिव्ड ड्यूरिंग द रेगन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट. एलिजाबेथ फर्स्ट के दौरान ये स्पेंसर रहा. अ पीरियड कॉमनली कॉल्ड द एलिजाबेथन एज, जिसको हम एलिजाबेथन एज पीरियड कहते हैं. द एरा विटनेस, ये वो एरा है जो गवाह बनता है किसका? एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश पावर का.
इंग्लैंड ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लैंड इस समय काफी पावरफुल हो गया था और थ्रू आउट द वर्ल्ड उसका जो एक्सपेंशन है वो भी एक्सटेंड होता गया, उसकी पावर भी एक्सटेंड होती गई थी, उसका इन्फ्लुएंस भी एक्सटेंड होता गया था। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ऐसे टाइम पर व्यापार भी बढ़ा। मैरिट एंड एक्सप्लोरेशन और ट्रेड एनरिच द नेशन एंड ओपन न्यू हॉरिजन्स। मतलब उस समय लोगों ने जो लैंड था, तो लैंड के ऊपर अपना जो मतलब खोज थी वो नहीं की, वो थ्रू मैरिटाइम, जो समुद्र के रास्ते खोज उन्होंने स्टार्ट की। उन्हें ये लगा कि भाई देखो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के चारों ओर तो पानी पानी सागर है, ठीक है, तो मैरिट वहां से वो लोग दूसरे कंट्रीज को, दूसरे जो नेशंस थे उनको अपना ट्रेड वगैरह वो सारा सब उन्होंने एक डील किया और अपना ट्रेड एक्सपेंड किया। रिलीजियस कंसोलिडेशन, प्रोटेस्टेंटिज्म वाज एस्टेब्लिश, इस समय प्रोटेस्ट वो एस्टेब्लिश हुआ। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड यूनिटी, जिससे पूरा नेशन वो स्टेबल हुआ और एक हुआ। फ्लोरिशिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इस समय फ्लोरिश हुए आर्ट्स एंड लिटरेचर, दोनों का काफी फलना फूलना। राइटर्स, पोइट्स, ड्रामेटिस्ट प्रोड्यूस वर्क्स ऑफ लास्टिंग ब्यूटी एंड जीनियस। इस समय ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे एंड राइटर्स थे, लेकिन फिक्शन राइटर उस समय नहीं थे एलिजाबेथन एज के टाइम पे, इसलिए फिक्शन राइटर का नाम नहीं आता। और ये वो टाइम था जिस समय हम गोल्डन पीरियड देखते हैं, क्योंकि इस समय क्या थे, राइटर थे, पोइट्स थे और ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने प्रोड्यूस्ड वर्क्स ऑफ लास्टिंग, चिरस्थायी वर्क, उन्होंने एवर लास्टिंग वर्क प्रोड्यूस किए और अपनी जीनियस भी उन्होंने मनाई पूरे वर्ल्ड के। राइज ऑफ नेशनल प्राइड, यहाँ राष्ट्र जो गर्व है उसका भी उत्थान हुआ। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी एंड ग्रेटनेस इंस्पायर्ड द पीपल। इंग्लैंड इतना अधिक फ्लोरिश हुआ कि वर्ल्ड के अंदर उसका नाम हुआ, उसका एक एस्टीम्ड प्लेस हुआ। राइटर्स देखें एलिजाबेथन एज में, तो सर फिलिप सिडनी थे, पोइट थे, कर्टियर थे और आइडियलिस्ट थे, नॉन फॉर हिज नोबल विजन और डिफेंस ऑफ पोइट्री, इसके लिए वो जाने जाते थे, इसका भी वीडियो मिलेगा। क्रिस्टोफर मार्लो थे, ब्रिलियंट ड्रामेटिस्ट, पोएट whose bold works shaped English Renaissance drama. और विलियम शेक्सपियर, the greatest dramatist and poet in English language. So Spencer became one of the chief literary voices of Elizabethan England. Elizabethan England का सबसे मेन वॉइस बना एडमंड स्पेंसर। He used poetry to celebrate national idols. उसने अपने वर्क के अंदर अपनी पोइट्री में नेशनल आइडल्स के बारे में बताया और प्रोटेस्टेंट वैल्यू के बारे में बताया एंड द ग्लोरी ऑफ ट्यूडर मोनार्की के बारे में बताया। अर्ली लिटरेरी करियर देखें इसका, तो स्पेंसर फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस केम विथ द शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिश्ड इन 1579, इसके बारे में भी डिटेल बताएं। अंडर द सुडोनिम इमेरिटो, इस नाम से उसने ये पब्लिश किया। The work consists of 12 pastoral eclogues and one of each month of the year. मतलब उसने ग्रामीण परिवेश का हर साल का एक वर्णन अपने इस वर्क के अंदर वो पब्लिश किया शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर। The poem achieved several important goals, और ये जो कलेक्शन था पोम्स का शेफर्ड कैलेंडर, तो एस्टेब्लिश्ड स्पेंसर्स रेपुटेशन, स्पेंसर की जो रेपुटेशन है वो इससे स्थापित हुई, शेफर्ड्स कैलेंडर। एंड रिवाइव्ड पेस्टोरल पोएट्री इन इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर पेस्टोरल पोएट्री को रिवाइव किया, जीवित किया। डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लिंग्विस्टिक इनोवेशन, नए नए जो वर्ड्स हैं, लैंग्वेज है, उसका इनोवेशन भी किया। एंड रिवील्ड हिज इंटरेस्ट इन मॉरल एंड पॉलिटिकल थीम्स, और इससे ये भी पता चलता है कि उसका जो पॉलिटिकल थीम है वो क्या था और मॉरल और जो थीम है वो क्या था, क्योंकि ये दोनों
थीम्स उसके वर्क में देखने को मिले। मैनी क्रिटिक्स रिगार्ड दिस वर्क, कई क्रिटिक्स तो ये मानते हैं कि ये जो वर्क है ये बिगिनिंग ऑफ मैच्योर इंग्लिश रेनेसां पोइट्री, ये रेनेसां पोइट्री का एक मैच्योरिटी का टाइम था। स्पेंसर एंड आयरलैंड, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन? अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्पेंसर्स लाइफ वाज स्पेंट इन आयरलैंड, एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके जीवन का वो आयरलैंड के अंदर व्यतीत हुआ। इन 1580 में ही वेंट देयर, 1580 में वो वहां गया एज सेक्रेटरी टू लॉर्ड ग्रे ऑफ विल्टन का सेक्रेटरी बन के, जो कि लॉर्ड डिप्टी ऑफ आयरलैंड था। तो लेटर ही बिकेम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एक्वायर्ड लैंड इन कंट्री कॉर्क, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब लगी और उसे एक जमीन भी दी गई, और कहां पर? काउंटी कॉर्क के अंदर। आयरलैंड इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग प्रोफाउंडली बिकॉज, आयरलैंड भी इसके वर्क से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि ही एक्सपीरियंस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट हैंड, क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो राजनीतिक मतभेद थे उनका अनुभव लिया, और वो उसने अपने वर्क के अंदर इन राइट किया। ही लिव्ड अवे फ्रॉम लंदन्स लिटरेरी सर्कल्स, जो साहित्यिक के समय, उस समय जो पोइट्स राइटर्स थे उन सब से वो दूर रहा। ही एंजॉयड रिलेटिव सॉलिट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क, अपने क्रिएटिव वर्क के लिए वो बिल्कुल अकेले रहा। मैनी स्कॉलर्स बिलीव, ये मानते हैं कि मच ऑफ द फेरी क्वीन वाज कंपोज्ड व्हाइल ही वाज लिविंग इन आयरलैंड, आयरलैंड में जब रह रहा था तो फेरी क्वीन का ज्यादातर जो हिस्सा है वो उसने वहीं कंपोज किया। बहुत इंटरेस्टिंग, अब तक अगर जितने भी वर्क्स मैंने पढ़े हैं, मुझे सबसे बेस्ट अगर कोई वर्क लगा है तो वो है फेरी क्वीन। बहुत मजा आएगा जब मैं पूरी स्टोरी इसको सुनाऊंगा आपको, के बाद वही है तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। द पोइट्स पोइट, स्पेंसर इज यूनिवर्सली नोन एज द पोइट्स पोइट, इसे कहा जाता है। और क्यों? बिकॉज पोइट्स एडमायर्ड, क्योंकि कवि लोग इसकी प्रशंसा करते थे, इस इमेजिनेशन की, म्यूजिकल लैंग्वेज की, रिच सिंबलिज्म की, और इन्वेंटिव स्टाइल की, और टेक्निकल मास्टरी की। तो उसकी जो इमेजिनेशन है, ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ रोमांस, उसने एक रोमांस का वर्ल्ड क्रिएट किया, एलेगरी का, नीति कथा का वर्ल्ड क्रिएट किया, एंड बाउंडलेस विजन का वर्ल्ड क्रिएट किया। म्यूजिकल लैंग्वेज देखें तो हिज पोएट्री फ्लोज विथ मेलोडी, उसकी पोम जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप एक सुर निकलता है, एक ध्वनि निकलती है, हार्मनी, एक तालमेल, एक बैलेंस निकलता है, और एक्सक्विसिट ब्यूटी, और अत्यधिक सुंदरता, तो वो भी देखने को मिलती है। उसने अपने वर्क में सिंबलिज्म भी यूज किए हैं। He used symbols and allegories that add depth and universality to his works. उसके वर्क्स की यूनिवर्सैलिटी पता चलती है और गहराई पता चलती है। इन्वेंटिव स्टाइल, उसकी जो स्टाइल है काफी इन्वेंटिव है। कैसे? हिज यूनिक ब्लेंड, उसका जो मिश्रण है क्लासिकल इन्फ्लुएंस का और इंग्लिश क्रिएटिविटी का, सेट हिम अपार्ट, वो उसे बिल्कुल अलग कर देता है। टेक्निकल मास्टरी देखें तो हिज कमांड ओवर फॉर्म, उसके जो कमांड है फॉर्म के फॉर्मेशन को लेकर, मीटर को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के, और डिक्शन को लेकर के, वो अनमैच्ड है, उसका कोई मैच नहीं। स्पेंसर डिडंट जस्ट राइट पोएम्स, स्पेंसर ने केवल पोएम ही नहीं लिखी, बल्कि ही क्राफ्टेड अ लिटरेरी यूनिवर्स, उसने एक लिटरेरी यूनिवर्स क्रिएट किया, दैट इंस्पायर्ड जनरेशंस, जिसने जनरेशन को इंस्पायर किया, और ट्रूली द पोएट्स पोएट, इसीलिए कहा गया उसको कवियों का कवि। राइटर्स इन्फ्लुएंस बाय स्पेंसर, स्पेंसर से अगर कोई राइटर्स इन्फ्लुएंस हुए तो वो जॉन मिल्टन, जॉन किट्स, बीबी शेली और एल्फ्रेड टेनिसन, ये इन्होंने बहुत इंस्पिरेशन प्राप्त किया एडमंड स्पेंसर। जॉन मिल्टन ने तो, मिल्टन एडमायर्ड स्पेंसर्स मैजेस्टी ऑफ थॉट एंड हिज ग्रैंड पोएटिक विजन, इसीलिए उसने, इसी से इंस्पायर होकर के मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगन में जो पोएटिक वो जो विजन है, ग्रैंड विजन है, उसको वहां पर क्रिएट किया।
जॉन किट्स देखें तो इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पेंसर्स रिच मैगरी एंड लिरिकल ब्यूटी, ये उसने प्राप्त किया। किससे? एडमंड स्पेंसर से। पीबी शेली देखें तो शेली वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर्स आइडियलिज्म और इमेजिनेटिव स्पिरिट, ये क्वालिटी, ये ट्रेट्स ही रिसीव्ड। एल्फ्रेड टेनिसन देखें तो एक्नॉलेज स्पेंसर्स रोल इन शेपिंग द एक्सीलेंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो his influence extended across more than 3 centuries of English poetry। 3 सदी तक, 300 साल तक उसके वर्क्स का प्रभाव आगे देखने को। फेरी क्वीन उसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, तो फेरी क्वीन स्पेंसर का मास्टरपीस है एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो द फर्स्ट 3 बुक्स, इसके 3 पार्ट कौन कौन से? अपीयर्ड इन 1590, नेक्स्ट 3 बुक्स जो पब्लिश हुई 1596 में। तो स्पेंसर ने ओरिजिनली 12 बुक्स उसने लिखने का प्लान बनाया था। लेटर परहैप्स शायद 24 बुक्स वो बनाता, कंपोज करता फेरी क्वीन को लेकर, बट कंप्लीटेड ओनली 6 बिफोर हिज डेथ, लेकिन डेथ से पहले 6 बुक्स ही फेरी क्वीन पर वो लिख सका। क्वेश्चन है ये, पर्पस ऑफ फेरी क्वीन का जो पर्पस है, इसका क्या पर्पस था कंपोज करने का? स्पेंसर क्लियरली एक्सप्लेन्ड हिज पर्पस, उसने क्या बताया कि हिज गोल वाज टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन, मतलब एक ऐसा पर्सन क्रिएट करना जो डिसिप्लिन हो और वर्चुअस हो, गुणवान हो और जेंटल हो। तो इन अदर वर्ड्स में पोम वाज डिजाइन टू टीच मॉरल वर्च्यूज, नैतिकता के जो गुण हैं वो सिखाने थे, थ्रू इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग से। और एपिक कंबाइंस देखें हम तो इसमें एपिक का कॉम्बिनेशन भी है, जिसमें मॉरलिटी है, द पोम टीचेस वर्च्यूज दैट गाइड अ नोबल लाइफ। एंड रिलीजन की बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स डीप प्रोटेस्टेंट फेथ और स्पिरिचुअल वैल्यू, ये भी उसने बताया। पॉलिटिक्स की बात करें तो ही इट सपोर्ट्स द आइडियल्स ऑफ किंगशिप, जस्टिस एंड ड्यूटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाइट है। फेरी क्वीन की स्टार्टिंग कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। रोमांस देखे हम तो इट फीचर्स लव, शिवेलरी, बहादुरी एंड नोबल क्वेस्ट, और अच्छे खोज में वो नाइट निकलता है। एडवेंचर तो इट इज फिल्ड विद डेयरिंग, जर्नी एंड हेरोइक डीड्स, बहादुरी के कारनामे देखने को मिलते, कैसे वो गुफा के अंदर दानव से लड़ता है और जब वो दानव मरता है तो उसके पेट में से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, तो वो अपने मरी हुई माँ को ही खाने लग जाता है। माइथोलॉजी देखें तो इट ड्रॉस अपॉन क्लासिकल मिथ एंड लीजेंड्स, सो इनटू अ वास्ट एल्गोरिकल यूनिवर्स, ये सारे सब चीजें एक एल्गोरिकल उस वर्क में देखने को मिलते हैं। फेरी क्वीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बुक फर्स्ट में रेड क्रॉस नाइट है जो हॉलीनेस है, पवित्र है। सर ग्योन है जो टेम्परेंस है थोड़ा सा, और ब्रिच मार्ट है जो चैस्टिटी है, बिल्कुल पवित्र है, और शेम्बेल एंड ट्रियमॉन जो फ्रेंडशिप है, और आर्टिगल जो जस्टिस है, और कैलिडोर ये क्या है? ये कर्टसी है। तो ये इतने सारे नाइट्स हैं जिसमें आप ये देखिए कि इन सारे नाइट्स के अंदर ये गुण थे। तो ईच बुक फोकसेस ऑन पर्टिकुलर वर्च्यू, हर एक बुक अभी 6 बुक्स में ही कंप्लीट कर पाए, ओनली 6 बुक्स। अगर हम एलिगरी देखें इस फेरी क्वीन के अंदर तो द पोम इज फेमस फॉर इट्स एलिगरी, ये जो पोम है ये अपनी एलिगरी की वजह से काफी फेमस है। एन एलिगरी इज अ नरेटिव, एक वृतांत है जिसके अंदर कैरेक्टर्स और इवेंट सिंबलाइज डीपर मीनिंग, ये इसकी डेफिनेशन। तो जैसे उना है जो सच्चाई की देवी है, तो और रेड क्रॉस नाइट है जो होलीनेस है, पवित्र है। ग्लोरिना है जो क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट है, ड्रैगन है जो एविल है, और एरर फाल्सहुड है। और पॉम ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली ऑन, ये किस पर है? ये है लिटरल लेवल पे है, मॉरल लेवल पे है, रिलीजियस लेवल पे है, और पॉलिटिकल लेवल पे है।
सेलिब्रेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उसका समारोह, उसका सेलिब्रेशन भी है। वन मेजर पर्पस ऑफ फेरी क्वीन वाज द हॉनर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सम्मान में भी ये फेरी क्वीन कंपोज की गई। और द कैरेक्टर ग्लोरिना, ग्लोरिना जो कैरेक्टर है फेरी क्वीन में, वो सिंबलाइज है किसका? क्वीन हरसेल्फ का। तो ये जो पोम है ये सेलिब्रेट है हर रियग्न, उसके साम्राज्य, हर अथॉरिटी, द ट्यूडर डायनेस्टी और प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड। फॉर दिस रीजन द पोम हैड बोथ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। दोनों का महत्व है इस फेरी क्वीन के। स्पेंसरियन स्टेंजा, भाई इसने सोनेट्स भी कंपोज किए हैं। आइस एंड फायर ये बताऊंगा। तो वन ऑफ स्पेंसर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स वाज द इन्वेंशन ऑफ द स्पेंसरियन स्टेंजा है। कैसे? 9 लाइन्स हैं, फर्स्ट 8 लाइन्स इयाम्बिक पेंटामीटर है और लास्ट लाइन अलेक्जेंड्रियन जिसमें 12 साइलेबल्स हैं और उसकी जो राइम स्कीम है ए बी बी सी सी। ठीक। और दिस स्टेंजा लेटर इन्फ्लुएंस मेनी पोएट्स। इसी स्टेंजा ने कई पोएट्स को इंस्पायर किया और खास तौर से रोमांटिक। तो इसका जो स्टेंजा है वो स्पेंसरियन स्टेंजा के नाम से फेमस है। और लैंग्वेज और स्टाइल देखें तो स्पेंसर डेलिबरेटली यूज्ड आर्चिक लैंग्वेज, प्राचीन भाषा उसने यूज की, प्राचीन वर्ड्स, आर्चिक वर्ड्स उसने यूज किए। ही इमिटेटेड चौसर को, मिडेवल रोमांसेस को, क्लासिकल एपिक को उसने इमिटेट किया, उसकी नकल की। कैरेक्टर्स देखें हम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो म्यूजिकल रिदम है, रिच इमेजरी है, सिंबोलिज्म है, क्लासिकल एलुजन है और माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस। तो his style creates an atmosphere of wonder and enchantment unlike that of any other English poet. उस समय के जितने भी इंग्लिश पोएट थे उन्होंने इसको फॉलो किया, लेकिन क्लासिकल पीरियड में जो पोएट्स थे उनको इसने फॉलो किया। और अदर जो वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स हैं, तो बिसाइड फेरी क्वीन स्पेंसर प्रोड्यूस सेवरल इंपॉर्टेंट वर्क्स, जिसमें एमोरिटी है, जिसमें सोनेट है, सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स डिस्क्राइबिंग हिज courtship। एपिथेलमियन है जो ऑफन रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट वेडिंग पोएम इन इंग्लिश, इनकी डिटेल्स भी मिलेगी बेटा। एस्ट्रोफेल है, अ ट्रिब्यूट टू सिडनी, जो उसका दोस्त था। और प्रोथेलमियन है जो अ सेरेमोनियल मैरिज पोएम है। और व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आइलैंड एक कंट्रोवर्शियल वर्क है जो डिस्कसिंग आइलैंड, जो आइलैंड के बारे में डिस्कस कर। एमरिटी और एपिथेलमियन, ये क्या है? एमरिटी एंड एपिथेलमियन। द स्टोरी ऑफ स्पेंसर्स लव कल्मिनेट्स इन एमरिटी और एपिथेलमियन। तो एलिजाबेथन बॉयल जो इसकी बिलव्ड थी उसको एड्रेस करके, उसको ट्रिब्यूट करके उसने ये पोएम सोनेट्स कंपोज किए। Unlike many Renaissance sonnetiers whose love remained unfulfilled, Spenser's love story ends in marriage. लेकिन एलिजाबेथन बॉयल से इसकी शादी हो जाती। This gives his poetry an unusual sense of fulfillment and optimism. Religious vision देखें तो स्पेंसर was deeply influenced by Protestant Christianity. इसकी जो पोइट्री है जो जोर देती है मॉरल डिसिप्लिन पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, क्रिश्चियन वर्च्यू पर, ट्रियम्फ ऑफ ट्रूथ पर। तो द रेड क्रॉस नाइट्स जर्नी इन बुक फर्स्ट रिफ्लेक्ट द स्पिरिचुअल स्ट्रगल ऑफ अ क्रिश्चियन बिलीवर। तो रिलीजियस विजन भी उसके वर्क्स। पॉलिटिकल थॉट है, स्पेंसर वाज नॉट मैरिली अ पोएट, ही वाज आल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट, ही वाज आल्सो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड ही वाज आल्सो commentator on national affairs. His works reveal concern about governance, national unity, religious stability, and justice. खासतौर से इन लेटर बुक्स द फेरी क्वीन पॉलिटिकल एलेगरी बिकम्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट होने लगे अपने वर्क में, एलेगरी छोटी छोटी कहानियां बता करके। अब क्लासिकल लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस इस पे था। स्पेंसर एडमायर्ड वर्जिल, होमर, ओविड। लाइक वर्जिल्स की जो एनियड है, तो द फेरी क्वीन सीक्स टू क्रिएट अ नेशनल एपिक,
इसको भी रैशनल इपिक माना गया। हाउएवर स्पेंसर अडेप्टेड क्लासिकल ट्रेडिशंस, हालांकि क्लासिकल ट्रेडिशन को उसने अडेप्ट किया इंग्लिश कल्चर के अंदर और प्रोटेस्टेंट वैल्यू के अंदर, और इन्फ्लुएंस ऑफ मिडेवल रोमांस का भी इस पे असर था। स्पेंसर आल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑर्थरियन लीजेंड्स, chivalric romances or medieval quest. So King Arthur appears as central figure linking different adventures together. फेरी क्वीन के अंदर उसने ऐसे से स्टोरी में वो ऐसे वर्क डाले हैं, ऐसे एलिगरी डाली है जो अगर पढ़ें तो जो साइंस के स्टूडेंट है वो भी अपने साइंस सब्जेक्ट छोड़ दें और इंग्लिश लिटरेचर लें। बड़ा इंटरेस्टिंग है फेरी क्वीन। मैरिज एंड पर्सनल लाइफ देखें तो स्पेंसर मैरिड ट्वाइस, उसने 2 बार शादी की। His second wife थी एलिजाबेथन बॉयल, whom he celebrated in Emerity and Epithalamion। इन दोनों के अंदर भाई एमरिटी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हैं, और एपिथैलमियन ये मैरिज से रिलेटेड वर्क है। His poetry demonstrate genuine affection or admiration for her, making his love poems among the most personal works of the Renaissance। इन दोनों में उसने अपने पर्सनल जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस किया है। लास्ट ईयर और डेथ देखें तो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ इंग्लैंड के अंदर और सेवरली अफेक्टेड स्पेंसर्स लाइफ, जिसने स्पेंसर की लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित किया। ड्यूरिंग द आयरिश रिबेलियन, जब आयरलैंड के अंदर विद्रोह हुआ 1598 में, तो हिज एस्टेट वाज अटैक्ड, तो उसको जो वहां जमीन दी गई थी उस पर अटैक हुआ एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और मजबूरी में उसे वहां से भागना पड़ा, और सून आफ्टरवर्ड ही ट्रेवल्ड टू लंदन, और उसके बाद फिर वो लंदन वापस आ गया, और ही डाइड ऑन 13 जनवरी 1599 इन लंदन। बुरियल इन वेस्टमिंस्टर अबे में, इस जगह पर उसे दफनाया गया। तो स्पेंसर रिसीव्ड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर अवेलेबल टू इंग्लिश राइटर। He was buried in Westminster Abbey near the tomb of Geoffrey Chaucer। जोफ्री चौसर के पास में उसे दफनाया गया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता। दिस एरिया लेटर बिकेम नोन एज पोइट्स कॉर्नर, बाद में इसे ही पोइट्स कॉर्नर के नाम से रखा गया। His burial therefore symbolize his status as one of the England's greatest literary figure, ऐसा माना है। क्रिटिकल रेपुटेशन देखें तो क्रिटिक्स हैव प्रेज स्पेंसर फॉर इमेजिनेशन, मॉरल विजन, पोएटिक क्राफ्ट्समैनशिप और सिंबॉलिक कॉम्प्लिसिटी। तो ऑल्दो सब मॉडर्न रीडर्स फाइंड हिज लैंग्वेज डिफिकल्ट, हालांकि कुछ मॉडर्न रीडर्स इसकी लैंग्वेज को डिफिकल्ट पाते हैं। स्कॉलर्स कंटिन्यू टू रिगार्ड हिम, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं वो उसे क्या मानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स मानते हैं, उनमें से एक। व्हाई स्पेंसर मैटर्स टुडे, आज स्पेंसर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्पेंसर रिमेन्स रिलेवेंट बिकॉज ही एक्सप्लोर्ड यूनिवर्सल थीम्स, उसने यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर किया। गुड वर्सेस इविल, ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन, मॉरल ग्रोथ, लव, जस्टिस, ह्यूमन कैरेक्टर। हिज पोएट्री डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ लिटरेचर कैन एंटरटेन, लिटरेचर किस तरह से एंटरटेन करती है, while simultaneously teaching ethical values, और साथ में नीति या मॉरल जो वैल्यू है वो भी हमें टीच। इंपॉर्टेंट टाइटल्स अगर हम एडमंड स्पेंसर को दें तो वो क्या है, पोएट्स पोएट, प्रिंस ऑफ पोएट्स, फादर ऑफ एल्गोरिकल पोएट्री इन इंग्लैंड इंग्लिश, मास्टर ऑफ द स्पेंसरियन स्टेंजा और ग्रेट एपिक पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज। तो these titles reflect his enduring literary stature। अब कंक्लूजन देखें एडमंड स्पेंसर के बारे में, तो एडमंड स्पेंसर स्टैंड्स अमंग द इमोर्टल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एमर्जिंग फ्रॉम मॉडेस्ट बिगिनिंग्स, विनम्रता से एक सीधे साधे परिवार से आगे बढ़ा, और ही बिकेम द फॉरमोस्ट एपिक पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के सर्वोपरि कवियों में से एक बना। थ्रू शेफर्ड्स कैलेंडर, एमरिटी, एपिथैलमियन और अबो ऑल, और इन सब से बढ़ करके है फेरी क्वीन। तो ही ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश पोएट्री एंड एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ
artistic excellence that influenced writers for centuries. मीन्स फेरी क्वीन सबसे नंबर 1 पे है इसके वर्क्स में। तो उसने इंग्लिश पोएट्री को ट्रांसफॉर्म किया और उसने स्टैब्लिश किया एक स्टैंडर्ड, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया, जिसने आने वाली सदियों में जितने भी राइटर्स थे उन सबको इंस्पिरेशन मिला। His invention of the Spencerian stanza, Spencerian stanza का जो इन्वेंशन है, तो his mastery of allegory का, his celebration of virtue का और his vision of an ideal moral society का secured his place in literary history. So more than 4 centuries after his death, उसकी डेथ के 4 सदी बाद भी स्पेंसर remains a towering figure, एक श्रेष्ठ फिगर है whose works continue to inspire students, जिसके वर्क स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं, स्कॉलर्स को, पोइट्स को, रीडर्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी जो एक छोटी सी डिटेल थी, और वो भी किसके बारे में, एडमंड स्पेंसर के बारे में। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ फेरी क्वीन। अगेन आई एम सेइंग, by every week you will have a video. कंटेंट राइटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, but you will always have one or more videos every week. जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।